सो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ये चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। आज हमें यहाँ से पढ़ना है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने फिगर 1.1 जो देखी थी, जिसमें हमने ज्योग्राफी का लिंक बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में देखा था। ठीक है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ज्योग्राफी जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि उसके अंदर और सारे सब्जेक्ट्स भी निहित है, इंक्लूडेड है। हर सब्जेक्ट के अप्रोच को हम लेके इसमें चलते हैं। तो ज़्यादातर अगर हम देखें या मेजर अप्रोचेस की हम बात करें ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए, क्या इस्तेमाल किया जाता है? सिस्टमेटिक और रीजनल अप्रोच की का इस्तेमाल किया जाता है। अब सिस्टमेटिक ज्योग्राफी जो है या सिस्टमेटिक ज्योग्राफी अप्रोच जो है वो सेम है, जनरल ज्योग्राफी की तरह ही है। और इस अप्रोच को अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एक जर्मन ज्योग्राफर थे। ठीक है, साथ ही इसके अलावा अगर हम रीजनल ज्योग्राफी की बात करें या रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच की बात करें, तो वो दूसरे एक और जर्मन ज्योग्राफर के द्वारा उसको डेवलप किया गया, जो कि हम्बोल्ट के ही कंटेम्पररी थे। ठीक है, जिनका नाम था कार्ल रिटर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिस्टमेटिक अप्रोच किसने दी है और रीजनल अप्रोच जो है वो किसने दी, इंट्रोड्यूस की। अब सिस्टमेटिक अप्रोच में किसी भी फिनोमेना की स्टडी की जाती है कि पूरे एज अ वर्ल्ड एज अ होल कोई फिनोमेना जो है उसकी स्टडी कर रहे हैं, और फिर उसकी टाइपोलॉजी को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर किसी को नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है या नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड स्टडी में इंटरेस्टेड है, ठीक है, एट वर्ल्ड लेवल, तो सबसे पहला क्या क्या करेगा वो? सपोज आपको नेचुरल वेजिटेशन की स्टडी करनी है, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि आपको वर्ल्ड लेवल पर इसको स्टडी करना पड़ेगा। इसके अलावा टाइपोलॉजीज जैसे कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, सॉफ्ट कॉनिकल फॉरेस्ट, मॉनसून एक सेकेंड मॉनसून फॉरेस्ट, तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। इसके बाद इसकी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ें हम सिस्टमेटिक अप्रोच में करते हैं। लेकिन जब हम रीजनल अप्रोच की बात करते हैं तो उसमें हम वर्ल्ड को रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि बात ही करी जा रही है रीजनल अप्रोच की। सिस्टमेटिक में हम क्या कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड को एज अ होल स्टडी कर रहे हैं, लेकिन रीजनल अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं कि वर्ल्ड को कुछ कुछ रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग हायरार्किकल लेवल पर, और फिर हम सारे ज्योग्राफिकल फिनोमेना की स्टडी करते हैं किसी भी पर्टिकुलर रीजन के। ठीक है, सपोज हमने ईस्टर्न रीजन ले लिया तो हम वहाँ की स्टडी करें, या हम वेस्टर्न रीजन के किसी फिनोमेना की स्टडी कर रहे हैं, तो इस तरीके से रीजन वाइज जो है स्टडी की जाती है रीजनल अप्रोच में। ठीक है, डुअलिज्म जो है ज्योग्राफी का एक कैरेक्टरिस्टिक है। लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बताया था मैंने, जो बिल्कुल शुरुआत में ही जिसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और ड्यूअलिज्म किस पे डिपेंड करता है कि हम किस एस्पेक्ट से जो है स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि शुरुआत के स्कॉलर्स जो थे वो फिजिकल ज्योग्राफी की स्टडी पर ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे या ज़्यादा जोर डालते थे, लेकिन फिर ह्यूमन बींग्स जो है ये माना गया कि ह्यूमन बींग्स जो है इंटीग्रल पार्ट है अर्थ की सरफेस का, और दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेचर, क्योंकि नेचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी रहा है कल्चरल डेवलपमेंट में। इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी पर जो है फिर जोर दिया जाने लगा। ठीक है, और जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर बेस्ड होती है। अब हम चलते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, सिस्टमेटिक अप्रोच के बेसिस पर ज्योग्राफी को हम किन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आ जाता है फिजिकल ज्योग्राफी। आप जब भी फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड सॉइल ज्योग्राफी, ये सारी फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है। ठीक है, तो जो जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? जब हम लैंड फॉर्म्स की स्टडी करते हैं, इवोल्यूशन की लैंड फॉर्म के इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनकी स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जियोमॉर्फोलॉजी। फिर आ जाते हैं क्लाइमेटोलॉजी पे। ठीक है, इसमें क्या होगा? क्लाइमेटोलॉजी में हम एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, वेदर के एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, क्लाइमेट या क्लाइमेटिक टाइप्स को स्टडी करेंगे, तो इसको कहेंगे हम क्लाइमेटोलॉजी।
ओके, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में हम वाटर के सोर्सेज की स्टडी करते हैं, जैसे कि ओशंस, लेक्स, रिवर्स, या इसके अलावा जो वाटर बॉडीज हैं उनकी स्टडी करते हैं और उसका क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन लाइफ पे, उसकी भी हम स्टडी हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर हम आ जाते हैं सॉइल ज्योग्राफी पे, जो कि एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल टाइप्स, उसकी फर्टिलिटी स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज, इन सब की स्टडी हम सॉइल ज्योग्राफी में करते हैं। तो ये चार जो है ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी जो होती है, जिसमें हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं, ठीक है, और कल्चरल एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। सोसाइटी के अंदर जो कल्चरल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी स्टडी करते हैं, तो वो सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी का पार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, सिस्टमेटिक अप्रोच के बेसिस पे फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, सिस्टमेटिक अप्रोच के बेसिस पे किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया। अभी हमने किसके बेसिस पे पढ़ा था? सिस्टमेटिक अप्रोच के। तो यहाँ पर जो है उसका फ्लो चार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखिए फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हमने पढ़ा जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और सॉइल ज्योग्राफी। ओके, फिर अगर हम इनकी बात करें तो सेकंड नंबर पे अगर आता है सेकंड नंबर पे आता है आपका प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी। इसमें आएगा आपका ज्योग्राफिकल थॉट, देन ह्यूमन इकोलॉजी, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। फिर आ जाते हैं मेथड्स एंड टेक्निक्स पर, ठीक है। तो क्या क्या मेथड्स और टेक्निक्स यूज की जाती है? कार्टोग्राफी यूज की जाती है, फील्ड सर्वे मेथड का उपयोग किया जाता है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही जियो इन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या क्या आता है आपके? GIS, GPS एंड LIS। GPS पे पर्टिकुलर हमने एक सेशन लिया था, अगर आपको याद हो ऐप पे, तो इसके बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन बाद में हम आगे इस चैप्टर में और इनके बारे में भी पढ़ेंगे और आगे आने वाले उसमें भी पढ़ लेंगे। फिर आ जाते हैं ह्यूमन। तो ये है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक अप्रोच। अगर अब आप यहाँ से देखें ह्यूमंस में, देखिए क्या क्या आएगा? सोशल एंड कल्चरल, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल। और पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट में भी दो टाइप की सेटलमेंट्स होती है, रूरल और अर्बन, ठीक है। इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये सब इंक्लूड होता है। अगर हम इंटरफेस बायोग्राफी की बात करते हैं, इंटरफेस बायोग्राफी की बात करते हैं, तो इसमें देखिए आप आएगा इकोलॉजी आएगी, प्लांट ज्योग्राफी आएगी, जू ज्योग्राफी आएगी एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी इंटरफेस बायोग्राफी का पार्ट है। ओके, अब हम आ जाते हैं पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी पे। देखिए ऊपर हमने देखा है ना पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये देखिए, ये पढ़ लेते हैं। तो इसमें आप देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टडी की जाती है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, किस रीजन में ज़्यादा पॉपुलेशन है, किस रीजन में डेंसिटी ज़्यादा है पॉपुलेशन की, किस रीजन में सेक्स रेशियो ज़्यादा है या कम है। तो इस तरीके की स्टडी जो है हम इसमें करेंगे। फिर हम आ जाते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं लोगों की, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड, इन सब की स्टडी करते हैं। देखिए अगर आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया ना, तो आप इजीली इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की बात करें, जिसमें हम हिस्टोरिकल प्रोसेसेस को पढ़ते हैं या समझते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। हर रीजन में बहुत सारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, हर रीजन का एक अपना पास्ट होता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है, कहाँ गए, हाँ, ठीक है, उनमें भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ये सब हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत देखते हैं। फिर आ जाते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी पर। इसमें हम देखेंगे कि पॉलिटिकल इवेंट्स को जोड़कर हम जो है ज्योग्राफी या किसी भी प्लेस की बाउंड्रीज की स्टडी करते हैं, ठीक है। उस प्लेस के रिलेशंस जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ या नेबरिंग पॉलिटिकल यूनिट्स के साथ है, उनकी स्टडी करते हैं। तो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट होता है। अब हम आ जाते हैं बायो जियो ज्योग्राफी क्या है, या बायो ज्योग्राफी क्या है। ओके, चलिए,
तो फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी का जो इंटरफेस है एक दूसरे के साथ, या इन दोनों के बीच का जो इंटरफेस है, उससे बायोज्योग्राफी का जन्म हुआ है। अब इसमें क्या क्या आता है, ऊपर हमने देखा था इंटरफेस बायोग्राफी के बारे में, बायोज्योग्राफी के बारे में। उसमें आएगा आपका प्लांट जियोग्राफी। प्लांट में क्या, प्लांट जियोग्राफी में हम क्या करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन और उसके हैबिटेट्स की स्टडी करेंगे। फिर हम जू जियोग्राफी में क्या करेंगे, जो जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल्स के और उनके हैबिटेट्स के, उनकी स्टडी करेंगे, उनके पैटर्न्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। देन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं हैबिटेट्स की, जो भी स्पीसीज है या जो स्पीसीज हमारी धरती पर या वर्ल्ड में पाई जाती है उनके हैबिटेट्स की स्टडी करते हैं। देन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी क्या है, इसमें हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि लैंड ग्रेडेशन, पॉल्यूशन या कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गई उसके बारे में। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में, जो है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच के बेसिस पे क्या क्या ब्रांचेस है ज्योग्राफी की, या कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आप देख लीजिए रीजनल स्टडीज, एरिया स्टडीज, जिसमें मैक्रो, मेसो एंड माइक्रो रीजनल स्टडीज आती है। देन आपके रीजनल प्लानिंग, जिसमें कंट्री, रूरल एंड टाउन अर्बन प्लानिंग आती है। देन रीजनल डेवलपमेंट, देन रीजनल एनालिसिस। ये 4 पार्ट्स है, ठीक है। अब इसके 2 एस्पेक्ट्स है जिस इसमें भी मेनली, पहला है फिलॉसफी और दूसरा है मैथड्स एंड टेक्निक्स। फिलॉसफी में क्या आएगा, ज्योग्राफिकल थॉट आएगा, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन आएगा, ठीक है। मैथड्स एंड टेक्निक्स में आप देखिए कार्टोग्राफी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, फील्ड सर्वे मैथड, ठीक है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें कि हम जीपीएस, जीआईएस इन सब का इस्तेमाल करते हैं। जो ऊपर जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जिससे इससे हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट पता चलता है ज्योग्राफी की ब्रांचेस का, ठीक है। जनरली ज्योग्राफी का जो करिकुला है वो इस फॉर्मेट में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन ये फॉर्मेट जो है वो स्टैटिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट जो है उसमें नई नई चीज़ें आती रहती है, नए नए आइडियाज ऐड ऑन होते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि जो मैनुअल कार्टोग्राफी अब जो है वो कंप्यूटर कार्टोग्राफी में बदल चुकी। पहले क्या था, कार्टोग्राफी भी क्या कैसे की जाती थी, मैनुअली की जाती थी, बाय हैंड। अब क्या है, वो कंप्यूटर से की जाती है, तो कंप्यूटर कार्टोग्राफी में कन्वर्ट हो गई। तो चेंजेस होते रहते हैं, स्टैटिक नहीं है, इसमें बदलाव होते रहते हैं। टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं, हमारे जो विद्वान हैं, अब उनको इतना ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर करने में या उसको हैंडल करने में दिक्कत नहीं होती, ईजी होता है, हेल्प मिली है उनको। इंटरनेट की वजह से एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन मिल पाती है, ठीक है। और साथ ही चीज़ों को एनालाइज करने की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। जीआईएस से जो है और ज़्यादा नॉलेज लोगों की बढ़ गई है। जीपीएस से हम जो है एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाते हैं। तो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फायदे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम ज्योग्राफी पार्ट 1 एनसीईआरटी 2006 की प्रैक्टिकल वर्क में जो है देखेंगे, और हम ये सीखेंगे इनकी एप्लीकेशंस के बारे में, कि इन सब चीज़ों को किस तरीके से रियल लाइफ में अप्लाई किया जाता है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या महत्वता है। अब देख लीजिए हमारा ये चैप्टर कितना बचा है, ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। सिर्फ लास्ट हमारा पेज है, उसके बाद जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो इसको देखेंगे फटाफट, ये पेज खत्म कर लेते हैं हम। तो ये चैप्टर जो है, जिसमें बुक का नाम क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो हम बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, जिसमें ये बताया गया है कि आगे इस बुक में आप क्या क्या देखेंगे और फिजिकल ज्योग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, लिथोस्फीयर की स्टडी करते हैं। अब ये लिथोस्फीयर क्या है, जिसमें लैंड फॉर्म्स, ड्रेनेज, रिलीफ, फिजियोग्राफी, ये सब चीज़ें आती हैं। एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं, उसकी कंपोजिशन की, उसके एलिमेंट्स की। हाइड्रोस्फेयर की स्टडी करते हैं, ओशन, लेक्स। तो जो भी चीज़ें फिजिकल एनवायरनमेंट से बिलोंग करती है, हम उन सब चीज़ों की स्टडी फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं, ठीक है। सॉइल स्किन प्रोसेसेस के थ्रू फॉर्म होती है, जैसे कि सॉइल किस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होती है, पैडोजेनेसिस। तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्ड पैडोजेनेसिस इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है।
कई बार क्या होता है हमारे माइंड में से स्किप हो जाता है एग्जाम में, अगर इस तरीके की कोई प्रोसेस के बारे में पूछ लिया जाए या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो पैडोजेनेसिस है या ये जो प्रोसेस है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि भाई सॉइल की पेरेंट रॉक कौन सी है, किस रॉक से ये सॉइल बनी है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस है, क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटी या टाइम फ्रेम, सब कुछ मैटर करता है, ठीक है। टाइम से क्या होता है, सॉइल को मेच्योरिटी मिलती है और उसका डेवलपमेंट होता है, उसकी सॉइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट होता है। हर एलिमेंट जो है इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। लैंड फॉर्म्स जो है एक बेस प्रोवाइड करती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। जो प्लेन्स है उसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा। प्लेट्यूज जो है वो फॉरेस्ट और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। माउंटेन्स जो है पेस्चर्स, फॉरेस्ट, टूरिस्ट स्पॉट, ये सब प्रोवाइड करते हैं। क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस, क्लाइमेट जो है वो हमारे हाउस के टाइप, देखिए अगर आप ठंडे क्लाइमेट में रह रहे हो या आप हिमालयन रीजन में रह रहे हो या आप साउथ में रह रहे हो, तो हर जगह का जो क्लाइमेट है उससे क्या है आपके हाउस का टाइप, आपकी क्लोथिंग, आपकी फूड हैबिट मैटर करती है, इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। और क्लाइमेट का इफेक्ट जो है वेजिटेशन पे भी पड़ता है, क्रॉपिंग पैटर्न पे भी पड़ता है, ठीक है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग पे भी उसका असर पड़ता है। ह्यूमन बींग्स जो है उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप करी है, ठीक है। और ताकि जिसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस में, क्लाइमेटिक एलिमेंट्स में बदलाव आए, चेंजेस आए, ठीक है। और जैसे कि हमने एयर कंडीशनर्स, कूलर्स, कई भाई आप ऐसे रीजन में रहते हो, गर्म रीजन में रहते हो, हॉट क्लाइमेट में रहते हो, तो वहाँ पे लोगों को देखोगे आप कि एसी कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए, क्लाइमेटिक एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए हमने एक ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डेवलप भी की है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की बात की जाए, इससे जो है फॉरेस्ट की डेंसिटी मेंटेन होती है, ठीक है। साथ ही क्वालिटी ऑफ ग्रासलैंड भी इसी पर बेस्ड है। साथ ही अगर हम इंडिया की बात करें तो मॉनसूनल रेनफॉल जो है इससे हमारा एग्रीकल्चर रिदम बनता है या वो मोशन में रहता है, क्योंकि आप देखिए इंडिया के लोग या इंडिया के फार्मर्स जो हैं वो बारिश पर बहुत ज़्यादा बेस्ड रहते हैं अपने क्रॉप्स के लिए, ठीक है। प्रेसिपिटेशन से क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है रिचार्ज होता है, ठीक, और एग्रीकल्चर के लिए हमें पानी भी मिल पाता है। हम ओशंस की स्टडी करते हैं जो कि रिसोर्सेज का स्टोर हाउस है। फिश और अदर सी फूड के अलावा ओशंस में बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे कि हम मैग्नीज नोड्यूल्स जो है ओशनिक बेड से कलेक्ट कर सकते हैं। सॉइल जो है एक रीन्यूएबल रिसोर्स है जिससे कि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की, यानी सॉइल कितनी उपजाऊ है, ठीक है, वो नेचुरली भी डिटरमाइन किया जाता है और कल्चरली भी उसको इंड्यूस किया जा सकता है। सॉइल जो है बायोस्फीयर एकोमोडेटिंग प्लांट्स जो है उसको बेस प्रोवाइड करता है, उसको नींव प्रोवाइड करता है, उसको एक ढांचा प्रोवाइड करता है, ठीक है। और सिर्फ प्लांट्स को ही नहीं, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी। तो ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल ओरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ सरफेस। ये हमने शुरू में भी देखा था, किसके द्वारा कहा गया है, रिचार्ड हार्ट्सशॉन के द्वारा। ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमिना यूजुअली रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। ये किसने कहा है, हैटनर ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही फिजिकल ज्योग्राफी की जो स्टडी है एक इमर्जिंग डिसिप्लिन है, ठीक है, और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा इवेल्युएटिंग है और जिससे कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने में भी हेल्प मिलती है। अगर हम इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बींग्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको समझ सकें, और इन टॉपिक से रिलेटेड आगे इस चैप्टर में हम बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर एंड हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। इसमें कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो आप करिएगा, और कमेंट में अगर आपको कोई भी इशू है आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।